वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड। दिस इज रोहित कुमार। यूएसए वो देश जिसका नाम सुनकर दिमाग में लग्जरी लाइफस्टाइल और सुपर पावर जैसी चीजें दिमाग में आती हैं। उस कंट्री की हिस्ट्री और प्रेजेंट दोनों ही हिपोक्रेसी यानी कि दोगलेपन से भरे हुए हैं। और आज के टाइम यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन यूएस की हिपोक्रेसी को बहुत अच्छे से प्रमोट कर रहे हैं। एक तरफ यूएसए इंडिया को रशिया से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने पर सैंक्शन लगाने की धमकी देता है और दूसरी तरफ यूएसए की ही कंपनी रशियन कंपनी को S-400 में यूज होने वाली की कंपोनेंट को सप्लाई करती है। रेफरेंस के लिए स्क्रीन पर द यूरेशियन टाइम्स का आर्टिकल देख सकते हैं। यूएस टेक फर्म सप्लाई की कंपोनेंट्स टू रशियन डिफेंस फर्म बाईपासिंग सैंक्शंस। ये सब यूएसए की फॉरेन पॉलिसी में दोगलेपन को दिखाता है, जिसमें यूएस अपने फायदे के लिए क्या क्या कर सकता है वो सब हमारे सामने है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो इस वीडियो में आगे हम और जानेंगे यूएसए की हिपोक्रेसी के बारे में। बट बिफोर आई स्टार्ट एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा एंड क्वेश्चन इज दैट यूएसए में इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन ए 6 जुलाई, ऑप्शन बी 6 सितंबर, ऑप्शन सी 4 सितंबर एंड ऑप्शन डी 4 जुलाई। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आंसर इन कमेंट एंड ऑफकोर्स सही आंसर मैं बताऊंगा वीडियो के एंड में। तो देखिए, वैसे तो यूएस ने हिस्ट्री में बहुत से ब्लंडर्स किए हैं। बेसिकली यूएस दो कंट्रीज के बीच कॉन्फ्लिक्ट में अपनी वेपन्स मार्केट की मार्केटिंग और सेल करता है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान, और प्रेजेंट पे रशिया यूक्रेन वॉर। आपने दो कैट्स और एक मंकी की कहानी जरूर सुनी होगी, जहां दोनों कैट्स की लड़ाई में पूरी ब्रेड बंदर ही खा जाता है। यहाँ यूएसए का रोल उस बंदर की तरह है। और वैसे तो हिपोक्रेसी यूएसए के डीएनए में ही है। 1776 में इंडिपेंडेंस होने के बाद भी यूएस ने स्लेवरी सिस्टम यानी कि दास प्रथा को खत्म नहीं किया। दास प्रथा को यूएस ने कंटिन्यू रखा, जिस स्लेवरी सिस्टम को यूएस की इंडिपेंडेंस से पहले ब्रिटेन ने शुरू किया था, जो अफ्रीका से स्लेव्स को लेबर वर्क के लिए लाता था। रेदर यूएस के पॉलिटिशियंस कैपिटलिस्ट से इन्फ्लुएंस थे। ओवर एंड अबव यूएस के राष्ट्रपति तक स्लेव रखते थे। वही यूएस जो आज ह्यूमन राइट्स के लिए पूरी दुनिया को ज्ञान देता है। और ये दास प्रथा यानी कि स्लेवरी सिस्टम यूएस में 1865 तक कंटिन्यू रहा। एटलीस्ट 100 साल हम कह सकते हैं। देन अमेरिकन सिविल वॉर के खत्म होने के बाद उस समय के यूएस प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ने संविधान में 13वां संशोधन किया। इस संशोधन में स्लेवरी सिस्टम को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। फाइनली वी कैन से दैट यूएसए में स्लेवरी सिस्टम को खत्म करने का क्रेडिट अब्राहम लिंकन को जाता है। ओके, नाउ लेट्स गो बैक टू द टॉपिक और अब बात करते हैं टेररिज्म की। तो देखिए, दुनिया में जो खतरनाक टेरर ग्रुप हैं जैसे तालिबान का एग्जिस्टेंस यूएस की ही बदौलत है। लेट्स अंडरस्टैंड, जब अफगानिस्तान में यूएसएसआर इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट थी, तब यूएसए ने अफगानिस्तान में अपोजिट आइडियोलॉजीज ग्रुप जैसे मुजाहिदीन को सपोर्ट किया। यूएस की सीआईए यानी कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने ऑपरेशन साइक्लोन के अंडर मुजाहिदीन को सीक्रेट एड दी एंड ऑल्सो वेपन्स भी सप्लाई किए। यूएस के इस स्टेप ने डेमोक्रेसी की तरफ जाते हुए अफगानिस्तान में फिर से अनस्टेबिलिटी ला दी। अफगानिस्तान में रेजिस्टेंस इतना हो गया कि यह मामला यूएन में गया। फाइनली जेनेवा अकॉर्ड्स 1988 एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसमें 4 कंट्रीज इन्वॉल्व थी, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यूएसए एंड यूएसएसआर। इस ट्रीटी में अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे के इश्यूज में इंटरफेयर नहीं करेंगे और यूएसएसआर अगर अपने ट्रूप्स को अफगानिस्तान से हटा लेता है तो यूएसए मुजाहिदीन को आर्म सप्लाई करना बंद कर देगा। और इस ट्रीटी के बाद यूएसएसआर फाइनली 9 साल बाद अफगानिस्तान से अपने ट्रूप्स वापस ले लेता है। और अब देखिए, इंटरेस्टिंगली यूएसए ने अफगानिस्तान में यूएसएसआर का इन्फ्लुएंस कम करने के लिए मुजाहिदीन को सपोर्ट किया और यूएसएसआर के अफगानिस्तान से अपने ट्रूप्स वापस लेने के बाद भी यूएसए ने मुजाहिदीन को आर्म सप्लाई करना बंद नहीं किया। सो इट्स ग्रेट हिपोक्रेसी बाय यूएसए अगेन एंड अगेन। फिर यही मुजाहिदीन आगे चलकर इतना पावरफुल हो जाता है कि यह अफगानिस्तान की उस समय की गवर्नमेंट को गिरा देता है और अफगानिस्तान में फिर से अनस्टेबिलिटी आ जाती है। यही मुजाहिदीन आगे चलकर तालिबान का रूप ले लेता है, वही तालिबान जो आज अफगानिस्तान में रूल कर रहा है और वहां के लोगों का जीना मुश्किल कर रहा है। तो प्रैक्टिकली तालिबान का एक्सिस्टेंस आज यूएसए की ही देन है, जिसका खामियाजा भुगत रहे हैं आज अफगानिस्तान के आम लोग। और वैसे तो हिस्ट्री में ऐसे बहुत से इंसिडेंट मिलेंगे जहां यूएसए का दोगलापन क्लियरली दिखाई देगा और शायद एक वीडियो में आपको ये सब इंसिडेंट्स दिखा पाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप मूव करते हैं प्रेजेंट पर। पहले हम बात करेंगे रशिया यूक्रेन वॉर की, देन उसके बाद बात करेंगे इंडिया पाकिस्तान की। तो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट इस समय वर्ल्ड की सबसे मेजर प्रॉब्लम है, सिर्फ यूएस को छोड़कर, क्योंकि ये वॉर यूक्रेन की धरती पर हो रही है, ना कि यूएस की धरती पर। इसलिए इस वॉर का सबसे ज्यादा नुकसान यूक्रेन को ही है। और इसी तरह से पास्ट में यूएस ने कोल्ड वॉर में ऐसे बहुत से वॉर किए जिनकी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं थी। कोल्ड वॉर में यूएस ने सिर्फ अपना डोमिनेंस बनाने के लिए कई कंट्रीज को बर्बाद कर दिया, जैसे सीरिया। यहाँ तक कि आज के टाइम में यूएसए ने यूरोप में भी एनर्जी क्राइसिस खड़ा कर दिया है, क्योंकि रशिया से एलएनजी सप्लाई बंद होने के कारण यूरोप को एलएनजी यूएसए से खरीदनी पड़ रही है, जो कंपैरिजन टू रशिया बहुत ज्यादा महंगी है। आज के डिपेंडेंस इकोनॉमी वर्ल्ड में यूरोप यूएसए पर बहुत ज्यादा डिपेंड है, सिर्फ एनर्जी के लिए नहीं, रेदर अपनी सिक्योरिटी के लिए भी। रशिया से यूरोप की सिक्योरिटी बहुत हद तक यूएसए पर ही डिपेंड है। तो कहीं ना कहीं यूएसए यूरोप की मजबूरी भी है, जिसका मेन रीजन है नेटो। वैसे तो नेटो का मेन कंसर्न है नेटो कंट्रीज को
डिफेंड करना, पर आज के टाइम नेटो कंट्रीज को इस ट्रीटी का फायदा होने के बजाय सिक्योरिटी थ्रेट और इकोनॉमिक लॉस देखने को ज्यादा मिल रहा है, जिसमें यूएसए एक एक्सेप्शन है, जहां यूएस तो अपने एनिमी रशिया को काउंटर कर रहा है, पर बाकी यूरोपियन कंट्री अपनी इकोनॉमी को ही काउंटर करने में लगी हुई है। यहाँ यूरोपियन कंट्रीज की रशिया से कोई डायरेक्ट दुश्मनी नहीं है, बिकॉज नाटो का मेंबर होने के कारण सभी यूरोपियन कंट्रीज को यूएस के सैंक्शंस को फॉलो करना पड़ रहा है। तो इससे ये तो क्लियर हो जाता है कि यूएस का दोगलापन सिर्फ मिडिल ईस्ट या इंडिया के लिए नहीं, यूरोप के लिए भी है। एंड अब बात करेंगे कैसे यूएसए इंडिया और पाकिस्तान दोनों कंट्रीज के लिए अपनी हिपोक्रेसी दिखाता है। रशिया और यूक्रेन के युद्ध से पहले यूएसए का स्टांस क्लियर था, पर रशिया यूक्रेन वॉर में इंडिया का रशिया से ऑयल इंपोर्ट करना और रशिया को यूएनएससी में सपोर्ट करना यूएसए को नागवार गुजरा। इसी के बाद यूएसए ने इंडिया को टारगेट करने के लिए पाकिस्तान को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जिसमें सबसे पहले यूएसए ने इंडिया को पेंटागन का एक्सेस दिया। पेंटागन में आपको बता दूं यूएसए का एक मिलिट्री हेडक्वार्टर है, जहां से यूएसए की नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, मरीन कॉर्प्स सभी को हैंडल किया जाता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है, जहां आर्मी के सेक्रेटरी को खुद एक्सेस नहीं है पेंटागन का, वहां इंडिया को व्हाइट हाउस से बाईपास करके पेंटागन का डायरेक्ट एक्सेस दिया गया, जिसमें इंडिया और यूएस ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं वेपन्स की, जैसे आज के टाइम इंडिया और रशिया करते हैं। और इसके बाद इंडियन फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर साहब को इन्वाइट भी किया गया और एस जयशंकर साहब को पूरे पेंटागन का टूर कराया गया। और अब देखिए यूएसए की हिपोक्रेसी, जब यूएसए को लगा कि इंडिया और रशिया की तरफ ज्यादा टिल्ट हो रहा है, तो यूएसए ने इंडिया को दिखाने के लिए पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा को पेंटागन की विजिट कराई एज अ वार्निंग ऑफ इंडिया। हालांकि ये सब दिखावा है सिर्फ इंडिया को टारगेट करने के लिए। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि पेंटागन में सिर्फ मिनिस्टर्स को ही इस तरह से ऑनर्स किया जाता है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ की पेंटागन में एंट्री एक एक्सेप्शन है। तो क्या यूएसए का ये सही तरीका है इंडिया को रशिया से दूर करने के लिए? आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। अकॉर्डिंग टू मी, यूएसए को इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वो क्या रीजन है जिसकी वजह से इंडिया रशिया की तरफ टिल्ट होता है। ऑफ कोर्स हिस्टोरिकल रीजन तो है ही, इसके अलावा डिफेंस में इंडिया की रशिया पर डिपेंडेंसी। तो यूएसए को रशिया की जगह लेने के लिए इन एस्पेक्ट पर काम करना चाहिए, जिसमें इंडिया की डिपेंडेंसी रशिया पर कम हो, और यूएसए इसी के अपोजिट प्लान बी को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे कि पुराने रिलेशंस भी खराब होते हैं। प्लान बी से यहाँ मतलब पाकिस्तान को सपोर्ट करना है इंडिया के अगेंस्ट। ऐसा करके यूएसए पूरे वर्ल्ड में अपनी हिपोक्रेसी की इमेज क्रिएट कर रहा है। इसके अलावा एक इंसिडेंट मैं आपको और दिखाता हूं, जिसमें यूएस अपने ही पैरों पर किस तरह से कुल्हाड़ी मार रहा है। स्क्रीन पर आर्टिकल है द इंडियन एक्सप्रेस का। यूएस सेट टू प्रोवाइड $450 मिलियन F-16 सस्टेनमेंट पैकेज टू पाकिस्तान डिस्पाइट इंडियाज ऑब्जेक्शन। जहां यूएसए ने इंडिया को साइड में रखकर पाकिस्तान को $450 मिलियन का F-16 अपग्रेडेशन पैकेज प्रोवाइड कराया है। वही पाकिस्तान जिसने 9/11 टेररिज्म अटैक के मास्टरमाइंड अलकायदा को शरण दी थी। और इंडिया के प्रोटेस्ट करने पर यूएसए ने बहुत ही फूलिश रीजन दिया कि पाकिस्तान F-16 फ्लाइट जेट का यूज टेररिज्म को खत्म करने में लगेगा। सोचिए, वो देश जो खुद आतंकवाद को पालता है, वो देश आतंकवाद को खत्म करेगा, वो भी F-16 से। तो यही कुछ रीजन है जिनसे इंडियंस के अंदर रशिया के लिए जो सेंटीमेंट है वो यूएसए के लिए नहीं है। ये वो कुछ इंसिडेंट थे जो यूएसए की फॉरेन पॉलिसी में हिपोक्रेसी के लेवल को दिखाते हैं। ऑल्दो मैं बता दूं, ये सिर्फ कुछ चुनिंदा इंसिडेंट्स हैं जो मैंने आपको बताए। हिस्ट्री में और भी कई ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जो यूएसए की हिपोक्रेसी को दिखाते हैं। फाइनली अब लौटते हैं अपने क्वेश्चन पर, यूएसए में इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 4 जुलाई। जिस तरह से इंडिया में 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है, 4 जुलाई 1776 में यूएसए ने खुद को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर लिया था। दैट टाइम यूएसए में 13 स्टेट थे। फाइनली दैट्स इट फॉर टुडे। बी हैप्पी, कीप स्टडीइंग एंड आवर कंट्री प्रोग्रेस अ लॉट।